हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज़ VSEPR थ्योरी। हमने इस थ्योरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा रिपल्शंस लोन पेयर में लगता है, फिर लोन पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ अब हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करेंगे मॉलिक्यूल की, जिससे कि उस मॉलिक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हम दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ द सिग्निफिकेंट रिपल्शन और दूसरा है इनसिग्निफिकेंट रिपल्शन। देखिए, सिग्निफिकेंट रिपल्शंस उन रिपल्शन को कहेंगे, चाहे वो लोन पेयर के हों, लोन पेयर के हों, या बॉन्ड पेयर के हों, जहाँ पर बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा। और अगर बॉन्ड एंगल 120 या उससे ज़्यादा होगा तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग वो रिपल्शंस एप्लीकेबल नहीं होते, रिपल्शंस नहीं लगते, क्योंकि डिस्टेंस, दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, SF4 मॉलिक्यूल का। अगर हम SF4 मॉलिक्यूल देखें तो SF4 मॉलिक्यूल्स में सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन, हम 2-3 मेथड बता चुके हैं आपको कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन आता है इस केस में sp3d। sp3d का मतलब ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। अब सल्फ़र ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं और सल्फ़र का कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4। वेकेंट ऑर्बिटल 3d इज ऑल्सो अवेलेबल। वैलेंस शेल हो गया ये वाला, थर्ड शेल, जिसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन और 3d ग्राउंड स्टेट में वेकेंट है। और ग्राउंड स्टेट में सल्फ़र के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सल्फ़र ने 4 बॉन्ड बनाए तो नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d में पहुंच गया है। तो इस केस में हमें 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसीलिए इसमें अब एक्सपेंडेड कोवैलेंसी भी आ गई और एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी आ गया। ये 3p बना दिया हमने और ये 3d बना दिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ और यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ये सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो sp3d ऐसे ऐसे 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री तो देख ली, लेकिन शेप के हिसाब से चलें तो शेप कैसी हम बनाएंगे या कैसी हम बना सकते हैं। जैसे सपोज करें कि हमने सल्फ़र के साथ यहाँ एक फ्लोरीन रख दिया टुवर्ड्स द व्यूअर, ये एक फ्लोरीन आ गया, ये एक, ये और यहाँ लोन पेयर रख देते हैं, सपोज यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। एक तो हम ये शेप बना सकते हैं कि लोन पेयर को हम किस पोजीशन पर रख दें, लोन पेयर को रख दें हम एक्सियल पोजीशन पर। दूसरी पॉसिबिलिटी है फ्लोरीन, फ्लोरीन, लोन पेयर, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोन पेयर को रख सकते हैं। यही दो पोजीशन, यही दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है। तो यहाँ हमें सिग्निफिकेंट रिपल्शंस देखने पड़ेंगे कितने हैं, या इनसिग्निफिकेंट रिपल्शन। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, ए को और बी को देखें, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास एक लोन पेयर है और इस लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। अगर हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा रिवील करें
तो एज सच तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, यानी ये वाला करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब कैसे ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस देखते हैं, क्योंकि लोन पेयर के साथ लोन पेयर का इंटरेक्शन होगा ही नहीं, रीज़न बीइंग कि दूसरा कोई लोन पेयर नहीं है, इसीलिए हमने शुरू किया लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो ये लोन पेयर इसके साथ 90 पर है, इसके साथ 90 पर है और इसके साथ भी 90 पर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस आपको मिले 390 डिग्री के एंगल पर है। अब अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस देखें, तो आपको बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। एस्पेक्टेड एंगल है 120, ये नहीं मिलेगा, ना ही ये मिलेगा, ये भी 120 डिग्री का एस्पेक्टेड एंगल है, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा परपेंडिकुलर, ये ज़रूर मिलेगा परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ भी मिलेगा ये वाला। तो आपको ये कितने इंटरेक्शंस मिल जाएंगे? 3। और अगर हम यहाँ लिख भी दें लोन पेयर और लोन पेयर, तो दूसरा कोई लोन पेयर है नहीं, तो 0 हो गए, टोटल इंटरेक्शंस हो गए 6, राइट। अब इस केस में हम इंटरेक्शंस देखते हैं, तो ये हमारे पास लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का इस वाले बॉन्ड पेयर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, लोन पेयर का इस वाले बॉन्ड पेयर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन लोन पेयर का इस से इंटरेक्शन है और लोन पेयर का यहाँ भी इंटरेक्शन है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो अब अगर हम यहाँ लिखें कि हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस कितने हैं, तो जस्ट 2 इंटरेक्शंस हैं। अब अगर हम यहाँ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस ढूंढें, तो बॉन्ड पेयर ये रहा हमारे पास और बॉन्ड पेयर ये रहा हमारे पास, ये 90, इसके साथ भी 90। तो ऊपर वाला जो फ्लोरीन है, एक्सियल पोजीशन का जो ऊपर वाला फ्लोरीन है, प्लेन वाले 2 फ्लोरीन के साथ 90, और नीचे वाला जो एक्सियल वाला हमारे पास फ्लोरीन है, प्लेन के साथ 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। तो ये टोटल आपको मिलेंगे 4। और अगर हम यहीं पर लोन पेयर और लोन पेयर के इंटरेक्शन की बात करें, तो वो 0 आएंगे, यानी इंटरेक्शन का नंबर तो बराबर आया 6। लेकिन हम रीकैप करें तो लोन पेयर का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होंगे, तो स्टेबिलिटी कम होगी। उसके बाद है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम है बॉन्ड पेयर का, ये इंटरेक्शन है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट का ही डिफरेंस मिल गया। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन हैं 2, और यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन है 3, यानी यहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा है। और इंटरेक्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इंटरेक्शन ज़्यादा है तो यहाँ ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। अब अगर हम इस बॉन्ड एंगल की ही बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली, हम एक इसी फिगर में डिस्कस कर लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 180 का ही मिला अप्रॉक्सीमेटली। उसका रीज़न ये है कि ये जो लोन पेयर है यहाँ इसको धक्का देता है ये तो, और यहाँ इसको पुश करता है, जिससे ये जो एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रेट होने चाहिए थे, रिपल्शन की वजह से थोड़े थोड़े बैकवर्ड आ जाते हैं, स्लाइटली बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है इनका ऐसे। तो इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से थोड़ा सा इधर झुक जाता है, और इस इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा सा इस साइड झुक जाता है। और ये तो इंटरेक्शन काउंटेबल है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 2 इंटरेक्शंस हैं, इसीलिए परफेक्ट 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमें नहीं मिलता है। अब अगर हम इसके इस स्ट्रक्चर को कंक्लूड कर ही चुके हैं तो अब हम बात करते हैं इसकी शेप की बात करेंगे। शेप की बात हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारे पास है एस एफ 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 एंड एफ विद द लोन पेयर।
तो इसको हम सी सॉ शेप बोलते हैं, या थोड़ा सा बेंट हो जाने की वजह से, जैसे ये एंगल थोड़ा सा स्लाइटली बेंट हो गया अंदर की तरफ रिपल्शंस की वजह से, तो हम इसको बेंट सी सॉ भी बोल देते हैं। तो सी सॉ भी चलेगा, बेंट सी सॉ भी चलेगा, और इसको हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो ये इंटरेक्शंस का टाइप है। वन मोर एग्जांपल, अगर हम मान लें IF3 ले लें या CLF3 ले, सेम, इनमें भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, दैट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। और इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो TBP ज्योमेट्री आएगी, बट नॉट रेगुलर, क्योंकि लोन पेयर के इंट्रैक्शंस हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंट्रैक्शंस हैं, सारे बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बराबर इसमें नहीं आती। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 स्ट्रक्चर हैं जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं। जैसे सेंटर में हमारे पास हैलोजन ले लेते हैं, मान लेते हैं Cl वाला एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी एग्जांपल लें, इन दो में से एक जैसा ही रिजल्ट आएगा। हमने यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, यानी तीनों फ्लोरीन हमने किस पोजीशन पर लगा दिए, इक्वेटोरियल, और लोन पेयर लगा दिया हमने एक्सियल। दिस इज द ए स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि हमने क्लोरीन सेंटर में रखा, यहाँ एक फ्लोरीन लगाया, एक फ्लोरीन अवे फ्रॉम द व्यूअर हो गया, और एक फ्लोरीन हमने परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगुलर प्लेन लगा दिया। अब बचे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इक्वेटोरियल में और एक लोन पेयर एक्सियल में लगा दिया। दिस इज द अनदर पॉसिबिलिटी। और थर्ड पॉसिबिलिटी भी हम देख सकते हैं, क्लोरीन के साथ आपने एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, और एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, मतलब एक इक्वेटोरियल में और 2 एक्सियल में, और बोथ द लोन पेयर आर इन एक्सियल पोजीशन। दिस इज द सी स्ट्रक्चर। अब इन 3 में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, वो हमें फिर से VSEPR थ्योरी यानी इंट्रैक्शन से लेना होगा। अगर हम फर्स्ट केस में जाते हैं और देखते हैं लोन पेयर और लोन पेयर के इंट्रैक्शंस कितने हैं, तो लोन पेयर के बीच में जो एंगल है, यहाँ जो आपको एंगल दिखाई देता है, ये है 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री के एंगल होने की वजह से इनके इंट्रैक्शंस कितने हो जाते हैं, 0। अब अगर हम बात करें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मतलब आप एक बार इस लोन पेयर को लेंगे और एक बार इस लोन पेयर को लेंगे, और जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंट्रैक्शन फर्स्ट लोन पेयर के लिए आएंगे वैसे ही सेकंड में आएंगे, क्योंकि ये ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ का एंगल कितना, 90, यहाँ का एंगल भी कितना, 90, और इधर का एंगल भी कितना, 90। तो अगर ऊपर से 3 इंट्रैक्शन लगे हैं तो नीचे वाले लोन पेयर के भी सेम इंट्रैक्शंस आएंगे, सेम इंट्रैक्शन यानी 6 हो गए। और बॉन्ड पेयर में अगर हम कंसिडरेशन लें बॉन्ड पेयर, तो ये रहा हमारे पास बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर, दिस इज ऑल्सो द बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है जिनके बीच में एस्पेक्टेड एंगल है 120, तो यहाँ इंट्रैक्शंस काउंट नहीं होंगे। तो दीज इंट्रैक्शन शुड बी 0, यानी टोटल कितने मिले आपको, 6। अब अगर हम बी स्ट्रक्चर में देखें और यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर का इंट्रैक्शन सबसे पहले काउंट करें तो वो 1 बनेगा। रीज़न बिहाइंड दिस कि यहाँ पर ये लोन पेयर जो एक्सियल पर है और ये लोन पेयर जो इक्वेटोरियल पर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ये एक ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है इस टाइप से, तो ये इस टाइप का आ जाता है, 90 डिग्री का एंगल है। तो दिस इज 1। अगर हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंट्रैक्शंस की बात करें
तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस मिलेंगे आपको 3। अब ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ है, यानी ए फ्लोरीन के साथ है, यहाँ है। ये लोन पेयर इसके साथ है, यहाँ भी है। लेकिन ये लोन पेयर ए वाला और ये फ्लोरीन जो एक्सियल पर है, ये इनके इंटरेक्शन नहीं है। तो दो तो ये हो गए, और लोन पेयर का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन लोन पेयर का यहाँ इंटरेक्शन ज़रूर है 90 डिग्री, और इसका इस फ्लोरीन के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी टोटल हो गए 3। अब बचे हमारे पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन। तो ये रहा हमारे पास बॉन्ड पेयर, ये रहा हमारे पास बॉन्ड पेयर, इसके इंटरेक्शन हो गए 1, और ये जो अवे फ्रॉम द व्यूअर है ये वाला बॉन्ड, और जो फ्लोरीन बिलो द प्लेन है, जो फ्लोरीन बिलो द प्लेन है, इन दो के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल है 90, यानी ये टोटल हो गए हमारे पास 2, एक ये और एक ये इंटरेक्शन। अगर हम सम अप करें तो अब भी कितने आते हैं 6। थर्ड स्ट्रक्चर पर आते हैं। यहाँ भी अगर हम देखें लोन पेयर और लोन पेयर के इंटरेक्शंस 0 होंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल है 120 एक्सपेक्टेड एंगल, तो ये इंटरेक्शंस काउंट नहीं होंगे। अब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन की बात करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन देखते हैं। ये लोन पेयर हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये बॉन्ड पेयर हो गया, तो दिस इंटरेक्शन शुड बी कंसीडर। और ये जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर ग्रीन कलर से जो बनाया, और ये वाला लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर जो फ्लोरीन बिलो द प्लेन है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये तो 2 हो गए, और जैसे यहाँ 2 होंगे वैसे ही यहाँ पर भी इस वाले लोन पेयर के एक यहाँ इंटरेक्शन आएगा और एक इंटरेक्शन आएगा यहाँ, क्योंकि ये प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऊपर वाला फ्लोरीन यानी एक्सियल वाला फ्लोरीन और एक्सियल वाला फ्लोरीन इक्विटोरियल वाले लोन पेयर से इक्विटोरियल वाले लोन पेयर से परपेंडिकुलर पर है। तो टोटल इंटरेक्शंस हो गए यहाँ 4। और अगर हम अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन की बात करें तो बॉन्ड पेयर को अब हम वाइट कलर से दिखा देते हैं। ये एक इंटरेक्शन आएगा और एक ये इंटरेक्शन आएगा 90 डिग्री के एंगल पर है, दैट इज कम आउट टू बी 2। टोटल इंटरेक्शन 6। यानी यहाँ से और पिछले एग्जाम्पल से, प्रीवियस एग्जाम्पल से एक बात कंफर्म है कि इफ़ वी कैलकुलेट करेक्टली तो हमें जो टोटल इंटरेक्शन का नंबर मिलेगा वो सेम मिलेगा। अगर कहीं कम या ज़्यादा होते तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है कैलकुलेशंस में। अब हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो ए में और सी में लोन पेयर के इंटरेक्शंस हैं 0, लेकिन बी में एक इंटरेक्शन मिल गया आपको, और अगर एक इंटरेक्शन मिल गया तो बी की स्टेबिलिटी ए और सी दोनों से कम होगी। अब बात करते हैं हम ए और सी में ज़्यादा स्टेबल कौन है। यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शन है 6 और यहाँ सिर्फ 4 है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इंटरेक्शन ज़्यादा रिपल्शन देता है, लेकिन यहाँ कम रिपल्शन मिलेंगे क्योंकि 4 है नंबर, और यहाँ ज़्यादा रिपल्शन मिलेंगे क्योंकि 6 है नंबर। तो अब अगर हम स्टेबिलिटी को काउंट करें तो सी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगी और ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी, यानी ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने की है हमें कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना था, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ पर था, और अब यहाँ रिपल्शन मिलेगा और यहाँ भी रिपल्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल स्लाइटली बेंट होगा, ये भी बॉन्ड एंगल स्लाइटली बेंट हो जाएगा। तो ये परफेक्ट 90 नहीं रहेगा, ये भी परफेक्ट 90 नहीं रहेगा। दिस एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 87 डिग्री, स्लाइटली डिस्टॉर्शन हुआ है एंगल से।
तो अब हमारे पास अगर है स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरीन, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, और एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ऐसा इसलिए बनाया जिससे हम इसकी शेप को डिपिक्ट कर सकें। तो शेप हमें जो मिली वो कुछ ऐसी मिल गई, जिसको हम बोलते हैं टी शेप। टी शेप। और क्योंकि ये पूरा 90 नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है इसमें, और इधर भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हुआ है इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन की वजह से, तो आप इसको बेंट टी शेप्ड भी कह सकते हैं। परफेक्ट टी शेप नहीं है, बेंट टी शेप है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें हम एक छोटा सा रूल या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो 100% तो एप्लीकेबल नहीं है, बट इट इज़ एप्लीकेबल, कि अगर हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशंस हैं, तो हम एक्सियल पोजीशन पर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को प्लेस करेंगे एक्सियल पोजीशन पर, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को या फिर लोन पेयर को प्लेस करते हैं, लोन पेयर को प्लेस करते हैं। जैसे अगर हम अब एग्जांपल लें SOF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d आएगा। सल्फर सेंट्रल एटम हो गया, और ये पोजीशंस हो गई। अब इसमें कहां पर हमें किस एटम को रखना है वो यहां से हमें पता चल जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी फ्लोरीन, वो एक्सियल पर आएगा, तो हमने फ्लोरीन यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, लेकिन 4 है फ्लोरीन, तो 2 तो प्लेस हो गई और 2 ये बच गए, ये भी प्लेस हो गई। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ये बन गया SOF4, यानी ऑक्सीजन को आप एक्सियल पोजीशन पर नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया। और एग्जांपल्स, जैसे अब अगर हम लेते हैं XeF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, और sp3d2 है तो ज्योमेट्री तो आनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल आएगा तो आपने प्लेस करना है फ्लोरीन और जिनॉन के 2 लोन पेयर, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बन गए। अब अगर हम इनमें प्लेस कर दे कि यहाँ पर हमने लोन पेयर लगा दिया, यहाँ भी लोन पेयर लगा दिया, ये फ्लोरीन लगा दिया, इधर फ्लोरीन लगा दिया, इधर भी फ्लोरीन लगा दिया, और इधर भी फ्लोरीन लगा दिया। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी, जैसा अभी हमने आपको बताया कि आपको लोन पेयर कहाँ लगाने हैं, लोन पेयर लगाने हैं हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ये बच गया फ्लोरीन, ये आ गया फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अगर हम इन ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर को देखें तो बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने का तरीका है बस। लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए स्ट्रक्चर में 180 डिग्री है, बी स्ट्रक्चर में भी 180 है। 2 फ्लोरीन 180 के डिग्री पर है। आप
ये देख सकते हैं, ये और ये, इसमें भी ऐसा ही है, ये रहे 180 और ये रहा 180। तो बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेम, आइडेंटिकल, दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। आप चाहें ऐसे लिख दें और चाहें ऐसे लिख दें, कैसे भी लिख सकते हैं इन दो में से। एंड बोथ आर कंसिडर टू बी स्क्वायर प्लेनर शेप, क्योंकि जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप लेते समय हम सिर्फ पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर नहीं देखते। हाँ, इसमें आप ज़ीनॉन के साथ लोन पेयर को एक दूसरे के 90 डिग्री पर नहीं रखेंगे, या तो यहां नहीं रखेंगे और यहां भी नहीं रखेंगे। उसका रीज़न है कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर आ जाते हैं तो इसमें लोन पेयर के इंट्रैक्शन मिलने लगेंगे, इसमें भी लोन पेयर के इंट्रैक्शन मिलने लगेंगे। लेकिन ए और बी केसेस में, क्योंकि लोन पेयर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो लोन पेयर के इंट्रैक्शंस ज़ीरो होंगे। ये थोड़ा देखने में अपीलिंग लगता है, स्क्वायर प्लेनर साफ दिखता है। ये थोड़ा सा हमें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, तब ये भी बन जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा बना देते हैं, बट ये ऑप्शन आता है तो ये भी उतना ही करेक्ट है जितना ए करेक्ट है। बट ये दो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनमें लोन पेयर के इंट्रैक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। आप जितना ध्यान से आसानी से पढ़ेंगे कूल होकर, उतना ठीक से आपको समझ आता चला जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लो PCl3F2। अब इसमें हमारे पास दो अलग अलग तरह के एटम आ गए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ अलग अलग है। तो जैसा अभी हमने बताया आपको कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी एट द एक्सियल पोजीशन, तो फ्लोरीन को आपने एक्सियल पर ही रखना है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें हमने सेंटर में फास्फोरस रख लिया और एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मस्ट लाई एट द एक्सियल पोजीशन, और क्लोरीन इक्वेटोरियल पर। दिस इज द करेक्ट। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने लिखा XeF6, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3। sp3d3 का मतलब हो गया हमारे पास ज्योमेट्री आनी चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। XeF6 का अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आए तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ये बनाया हमने पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहाँ हमने रखा ज़ीनॉन, और ये हो गए हमारे पास लोकेशंस। तो रूल के हिसाब से फ्लोरीन और फ्लोरीन एक्सियल पर आने चाहिए, बाकी चार फ्लोरीन नेचुरली जो जगह बच गई है वहाँ आएंगे, और ये हो गया एक लोन पेयर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इसको एज सच हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं। इसकी शेप है, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है। अब
अगर आप इंटरेक्शंस काउंट करना चाहते हैं तो आप इंटरेक्शन काउंट कर सकते हैं। लोन पेयर का इंटरेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लोन पेयर का इंटरेक्शन एक्सियल पोजीशन पर भी आएगा, लेकिन लोन पेयर और इक्वेटोरियल के सिर्फ फर्स्ट फ्लोरीन्स पर ही होगा, मतलब इस पर होगा और इस पर होगा, क्योंकि यहाँ एंगल आता है हमारे पास 72 डिग्री के अप्रॉक्स, इसीलिए यहाँ इंटरेक्शन होगा। इससे आगे इंटरेक्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के नहीं बनेंगे। तो इंटरेक्शन इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दो तो अपने प्लेन में बनेंगे और दो प्लेन के परपेंडिकुलर बनेंगे, यानी टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इंटरेक्शंस अगर हम देखें तो वो 4 बनेंगे। बाकी बॉन्ड पेयर आपको काफ़ी सिखा दिया है, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। नाउ वी मूव टू द अनदर एग्जाम्पल, और इसमें अब हम XeF2 और I3 नेगेटिव के एग्जाम्पल लेते हैं। I3 नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं और XeF2 का। इन बोथ द केसेस द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, दैट इज sp3d। sp3d है तो फिर से क्या मिलेगा आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और सेंटर में हमारे पास है ज़ेनॉन। सेंटर में हमारे पास है ज़ेनॉन, और एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर ही लगाने हैं आपको। बचे अब लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड द 3rd लोन पेयर। तो लोन पेयर की पोजीशन इक्वेटोरियल और बॉन्ड पेयर की पोजीशन एक्सियल बन जाएगी। और अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ थीटा 180 डिग्री का होगा, यानी ये स्ट्रक्चर अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये होगा लीनियर, शेप इज लीनियर। सिमिलरली अगर हम I3 नेगेटिव की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो यहाँ आयोडीन हो गया सेंटर में, एक आयोडीन अबव द प्लेन, एक आयोडीन बिलो द प्लेन, ये आयोडीन और ये आयोडीन, क्योंकि लोन पेयर आपको यहाँ लगाने। आयोडीन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में ग्राउंड स्टेट पर 7, सो वी कैन काउंट देम 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर 7। लेकिन क्योंकि I3 नेगेटिव है तो सेंट्रल आयोडीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गया। तो इस केस में भी बिल्कुल सिमिलर शेप आएंगे। इसकी शेप भी कैसी होगी, लीनियर, और थीटा कितना होगा, सेम 180 डिग्री। इन दो स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें एक सिमिलरिटी और हम देखते हैं। इसमें जो लोन पेयर का नंबर है और पोजीशन है, बॉन्ड पेयर का नंबर है और पोजीशन है, बोथ आर आइडेंटिकल। लोन पेयर 3 1 2 3, पोजीशन इक्वेटोरियल। लोन पेयर 3 1 2 एंड 3, पोजीशन इक्वेटोरियल। बॉन्ड पेयर एक्सियल, 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसोलोबल। आइसोलोबल का मतलब सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, सेम पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड, नंबर भी सेम हो और पोजीशन भी सेम हो, तब हम उनको बोलते हैं आइसोलोबल। एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल दैट इज XeF5 नेगेटिव है। XeF5 नेगेटिव VSEPR थ्योरी का एक्सेप्शन है। जैसे हमने आपसे बताया था कि ऑलमोस्ट हर जगह एप्लीकेबल है। तो ऑलमोस्ट का मतलब कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से ये एक एग्जांपल है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d3, और ज्योमेट्री आएगी इसकी पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागन बना लेते हैं, ये रहा पेंटागन, ये सेंटर में ज़ेनॉन, और लोकेशन अब प्लेस कर देते हैं, 1 एट द इक्वेटोरियल, 2nd एट द इक्वेटोरियल, और 1 एट द एक्सियल, 2nd एक्सियल, और
5 इक्विटोरियल हैं। इस केस में ज़ेनॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो 5 तो फ्लोरीन लगाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन। ज़ेनॉन के पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साफ दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ज़ेनॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक्सेप्शन कैसे है? साफ साफ दिख गया कि हमने लोन पेयर को एक्सियल पर लगाया। बाय द वे रूल कहता है कि इनको कहाँ होना चाहिए था? इक्विटोरियल पर होना चाहिए था। एक को तो हम इक्विटोरियल पर लगा ही सकते थे, दोनों को भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें से दोनों के दोनों बोथ आर एट द एक्सियल पोजीशन। अब हमें जो स्टडीज से शेप मिलती है XeF5 की, वो यही शेप मिलती है, तो हम इसको सिर्फ एक्सेप्शन कह सकते हैं कि दिस इज ओनली द एक्सेप्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल पर आते हैं। अब जैसे हम लिखें NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव एंड NO2, दिस वन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर हमें इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं तो आपको यहाँ थर्ड मेथड लगाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ठीक से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम NO2 का लिखें, NO2, तो NO2 का हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं प्लस 2 × 6, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंशियल में। अब 17 है तो मोर देन 8 हो गया, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 8। तो 2 + 1, एड ऑल द क्वोशिएंट एंड द लास्ट रिमाइंडर, तो 2 + 1 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास sp2। NO2 नेगेटिव, इसमें काउंट करें तो 5 + 12 + 1, 18, तो 18 2 16 2। अब 2 आया तो 2 से आपने डिवाइड करना पड़ेगा। बताया था कि अगर रिमाइंडर बिटवीन 2 to 7 हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और साथ में बोला था ऐड ऑल द क्वोशिएंट, तो 2 इज द क्वोशिएंट, 1 इज द क्वोशिएंट एंड द लास्ट रिमाइंडर है 0, यानी इसमें भी 2 + 1 आया, दैट इज 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपको मिलेगा sp2, NO2 पॉजिटिव। इसको लेते हैं तो नाइट्रोजन के वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन है 5 + 12 - 1, इट विल कम आउट 16, और ये भी 8 से ही डिवाइड होगा एंड इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन तो हमें दिख गए, तीनों दिख गए इनफैक्ट। तो NO2 की अगर हम पॉजिटिव की शेप बनाएंगे तो हमें ऐसा बनाना होगा। NO2 नेगेटिव बनाएंगे तो sp2 है तो थोड़ा बेंट बनाना होगा, लाइक दिस वन। So 1 2 3 4 5 6 and this electron। नाइट्रोजन के तो अपने 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका हम इलेक्ट्रॉन अलग कलर से दिखा देते हैं, ये माइनस हो गया, यानी NO2 माइनस है। और NO2 को अगर हम लिखें तो NO2 होगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और एक 5 इलेक्ट्रॉन। अब जो सवाल है वो है थीटा, बॉन्ड एंगल। तो फर्स्ट केस का बॉन्ड एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं देता हमें, दिस इज 180 डिग्री। अब अगर हम इसको θ1 कर दें, इसको θ2 कर दें,
तो ग्रेटर कौन, स्मॉलर कौन, बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बोथ आर बेंट। तो वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर है, और यहाँ है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ बेंट होंगे, और नीचे की तरफ बेंट होंगे, ऊपर से रिपल्शन लग रहा है तो थीटा ये कम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ऊपर से रिपल्शन कम मिले तो ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की तरफ जाएगा, जिससे इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहेगा। दैट इज़ थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1, लेकिन 180 से तो कम ही होंगे क्योंकि ये लीनियर है और ये बेंट है। तो हमारे पास ये इनके बॉन्ड एंगल के ऑर्डर मिल जाएंगे। चलिए और एग्जांपल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप है, जैसे अगर अब हम लिखें एलीन्स, दीज एक्चुअली कम्स इन द ऑर्गेनिक, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो यहीं देख लेते हैं। एलीन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंटिन्यूस हो, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, कम से कम 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूस हो, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड होंगे। ये एलीन्स हो गया, ये भी एलीन्स हो गया, और भी होंगे तो भी एलीन्स ही काउंट करेंगे। अब अगर हम इनको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, और ये 2 पाई बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के हम सिग्मा काउंट करें तो 3 सिग्मा है, यानी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन के काउंट करें तो 2 सिग्मा आते हैं, यानी ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। और इस कार्बन को हम काउंट करें तो इसके भी 3 सिग्मा आते हैं, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी एक S और 2 P लग चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब इसमें एक P अनहाइब्रिडाइज्ड है। sp का मतलब एक S और 2 P लग चुके हैं, P टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके 2 P अनहाइब्रिडाइज्ड है, और इसका भी एक P अनहाइब्रिडाइज्ड है। राइट। अब दूसरा, इनकी शेप, प्लेन की भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है। तो कंसिडरेशंस में हम यहाँ लिखते हैं कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड बने होंगे? 3। sp कितने बने होंगे? 2, और sp2 भी 3 बने होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज 1 sp2 एंड दिस इज सेकेंड sp2 एंड दिस इज थर्ड sp2। ये फर्स्ट कार्बन है, और इसका एक p ऑर्बिटल ये रहा। सेकेंड केस, इसके 2 sp हैं, द 1 sp एंड द सेकेंड sp। इसके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं p, तो दिस इज द 1 एंड दिस इज द सेकेंड p, परपेंडिकुलर होंगे। थर्ड पर आते हैं। थर्ड के 3 sp2 हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें भी एक p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड। वो किस डायरेक्शन में बनना है? वो बनना है सेंटर कार्बन के एम्प्टी p ऑर्बिटल की डायरेक्शन के बेसिस पर। देखिए समझते हैं, कार्बन के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ तो पेयर अप हो गया, यहाँ भी पेयर अप हो गया। इसमें इधर एक इलेक्ट्रॉन है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि पाई बॉन्ड बनने हैं तो पाई बॉन्ड सेम प्लेन में बनते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग देखें तो ये हो गई हमारी जी साइडवेज ओवरलैपिंग, ये हो गई। राइट। अब अगर ये p ऑर्बिटल हमारा बच गया, वाइट कलर वाला p ऑर्बिटल बचा, ये
तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इस वाले जो पाई बॉन्ड बना है इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पर ही p ऑर्बिटल चाहिए ऐसे। और अगर यहाँ p ऑर्बिटल चाहिए आपको, तो अब जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ये ओवरलैपिंग होगी। मतलब और अगर हम क्लियर डायग्राम में जाएं तो हमारे पास p ऑर्बिटल एक फर्स्ट कार्बन का ये है, सेकंड कार्बन का p ऑर्बिटल एक ये और एक ये, और थर्ड कार्बन का p ऑर्बिटल भी इसी प्लेन में मिलेगा। मीनिंग देयर बाय कि फर्स्ट ओवरलैप ये होगा और सेकंड ओवरलैप ये होगा। अब अगर ये बॉन्ड प्लेन में है, रेड कलर वाले बॉन्ड प्लेन में है, स्क्रीन के, बोर्ड के, पेपर के प्लेन में है, तो इससे लगे हुए बॉन्ड एक टुवर्ड्स द व्यूअर होगा, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, यानी एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, बीच में वही सिंगल बॉन्ड है, बीच में इधर सिंगल बॉन्ड है। और अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, ब्लू कलर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन प्लेन में होंगे। परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन में होंगे, और ये वाला बॉन्ड अगर प्लेन में है तो इनके हाइड्रोजन प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर की तरफ होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, these 4 हाइड्रोजन आर नॉट इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं है। these हाइड्रोजन्स आर नॉट इन द सेम प्लेन, देख सकते हैं ये एक ही प्लेन में नहीं है। अगर पाई बॉन्ड प्लेन में है, जैसे आपको इथीन बहुत अच्छे से याद होगा, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, इसके अगर हम यहाँ देखें तो सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, ये बेसिकली परपेंडिकुलर था, ऐसे था। यानी जिस प्लेन में पाई बॉन्ड है उसमें एटम्स नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर प्लेन है बोर्ड के, स्क्रीन के, पेपर के, तो ये प्लेन में आ गए। और अगर प्लेन में बोर्ड पाई बॉन्ड है तो ये बाहर बैक साइड और टुवर्ड्स द व्यूअर आ गए। यानी बोथ द हाइड्रोजन, all the 4 hydrogen are not in the same plane and 2 pi bond are perpendicular to each other। 2 pi bond एक दूसरे के perpendicular आ जाएंगे। और हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने लिखा, मान लो SO2 एंड SO3, इसमें एक चीज़ हम और डिस्कस कर लेते हैं। SO2 SO3 में सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है और सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp2 है। दैट यू कैन काउंट ईजिली बोथ द केसेस। सल्फ़र का कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, 3d वैकेंट है। अब इस केस में देखें हम, फर्स्ट केस में तो सल्फ़र डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O विद द लोन पेयर, और सेकंड केस में देखें तो सल्फ़र डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, इस तरीके से है। मतलब यहाँ ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, इसमें सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई एंड सिग्मा। तो इन बोथ द केसेस द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इक्वल। 2 सिग्मा है, 2 पाई है, 3 सिग्मा है और 3 पाई है। अब अगर हम SO2 को कंसीडर करते हैं तो SO2 में सल्फर ने 4 बॉन्ड बना लिए, मतलब उसके पास वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या होने चाहिए।
तो ये हो गया हमारे पास 3s 3p एंड 3d SO2, 2 electrons 4 electrons, 3d is vacant in the ground state। लेकिन 4 बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाए। तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। सो दीज टू आर पेयर्ड, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड, बट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस लोन पेयर की बात करें, मतलब ये जो लोन पेयर है ये किस ऑर्बिटल में है, ये sp2 में है, ये वाला लोन पेयर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बना है sp2। सिग्मा बॉन्ड ये बना है बच्चों, तो वो sp2 और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा, sp2 एंड p से सिग्मा बॉन्ड बन गया। जब एक बार सिग्मा बॉन्ड बन गया तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपने इस p ऑर्बिटल को यूज़ किया होगा, इस p ऑर्बिटल को, और ऑक्सीजन का भी p लगा, यानी यहाँ जो बॉन्ड बना वो बना p पाई p पाई। और इम्पॉर्टेंटली पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद बनेगा, मतलब एक बार सिग्मा बन गया, सिग्मा ने ऑक्सीजन को अटैच कर लिया किसी डायरेक्शन में, तो पाई बॉन्ड अब उसी डायरेक्शन में बन जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते, सिग्मा जिस डायरेक्शन में बन गया उसी में पाई बन जाएगा। पाई डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा। एक बार सिग्मा ने उसको ट्रायंगुलर प्लेनर में अटैच कर लिया तो पाई बॉन्ड भी ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल का स्पेसिफिक मीनिंग है कि वो डायरेक्शन यानी पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे कि ऑक्सीजन को हमने रखना कहाँ है, सीधा रखना है कि बेंट रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, कहाँ रखना है। पाई बॉन्ड अगर वहाँ बन रहा है तो पाई बॉन्ड सिग्मा के बाद बनेगा। तो एक बार अगर किसी की एटम की पोजीशन स्पेस में फिक्स हो गई तो पाई बॉन्ड उसकी पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता, इसीलिए हम पाई बॉन्ड को बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अब यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये वाला, दिस वन, इसमें भी sp2 लगा है और p लगा है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें यहाँ स्पेसिफिकली, ये जो पाई बॉन्ड बना है दूसरा, इसमें एक p तो पहले लग चुका है, ये वाला d लगेगा, यानी सल्फर का d लगेगा और ऑक्सीजन के पास तो d होता ही नहीं। मतलब जो दूसरा पाई बॉन्ड बना है वो बना है p पाई d पाई की ओवरलैपिंग से। मतलब यहाँ दो पाई बॉन्ड हैं, एक p पाई और एक p पाई d पाई। अब अगर हम SO3 को इसी में इंक्लूड कर लें तो सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 3s के इलेक्ट्रॉन्स भी अनपेयर्ड करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारे पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। That is 1 2 3 4 5 6, but hybridization is same, sp2। How many electrons in the d orbital? 2 electrons। और ये तो पाई बॉन्ड बनाना है, और एक p ऑर्बिटल बनाएगा पाई बॉन्ड, और 2 ऑर्बिटल d के वो भी क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। मतलब टोटल 3 पाई बॉन्ड में से, टोटल 3 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड होगा p पाई का, और 2 पाई बॉन्ड होंगे p पाई d पाई से। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री किसी मॉलिक्यूल या आयन की प्रेडिक्ट कर सकते हैं।